हाँ, तो ये समझौता 1960 में कराची में साइन हुआ था और इसमें वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये बेसिकली सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, कुल 6 मुख्य नदियां ब्यास, रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम, उनके पानी का बंटवारा करता है। अच्छा, बंटवारा। जी। कैसे हुआ ये बंटवारा? मतलब कौन सी नदी किसे मिली? इसमें ऐसा है कि 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलुज। इनका नियंत्रण लगभग लगभग पूरी तरह भारत को मिला। इनका कुल औसत सालाना बहाव अगर देखें तो करीब 41 अरब क्यूबिक मीटर है। ओके, 41 अरब क्यूबिक मीटर। हाँ। और फिर 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चनाब और झेलम। इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया और इनका कुल औसत सालाना बहाव है करीब 99 अरब क्यूबिक मीटर। 99 अरब, यानी पाकिस्तान को भारत के हिस्से से 2 गुने से भी ज्यादा पानी मिला। मोटा मोटा 70% पाकिस्तान को और 30% भारत को। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता पहली बार सुनने में? हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। ये बंटवारा असल में पाकिस्तान की उन पश्चिमी नदियों पर जो ऐतिहासिक निर्भरता थी, उसको ध्यान में रखकर किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को कुछ नहीं मिला पश्चिमी नदियों पर। भारत को भी अधिकार मिले। अच्छा, क्या अधिकार? देखिए, सीमित सिंचाई का अधिकार मिला, मतलब करीब 7 लाख एकड़ जमीन तक, और असीमित गैर उपभोग्य उपयोग की इजाजत मिली। गैर उपभोग्य उपयोग मतलब जैसे बिजली बनाना, नेविगेशन यानी जहाज चलाना वगैरह। गैर उपभोग्य इसलिए क्योंकि इससे नदी का पानी कम नहीं होता, वो इस्तेमाल होकर आगे पाकिस्तान की तरफ बहता रहता है। संधि के शुरू में ही, प्रस्तावना में ही, आपसी सद्भावना और दोस्ती से पानी के सबसे अच्छे इस्तेमाल की बात कही गई है। ये समझना दिलचस्प है। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब समझौता हुआ कैसे? खासकर जब 1947 के विभाजन के बाद पानी को लेकर इतना ज्यादा तनाव था। मैंने सुना है 1948 में पानी रोका भी गया था। बिल्कुल बिल्कुल। 1948 में भारत ने पानी रोका था, जिससे पाकिस्तान में काफी चिंता बढ़ गई थी। एक एक तरह का अस्थाई समझौता तो हुआ, पर स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। यहीं पर विश्व बैंक की भूमिका बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी रही। एक साहब थे, डेविड लिलियंथल। हाँ, सुना है नाम। वो अमेरिका में टेनेसी वैली अथॉरिटी के प्रमुख रह चुके थे। उनके सुझाव पर विश्व बैंक के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, यूजीन ब्लैक, वो आगे आए और उन्होंने इसे राजनीतिक मसले की बजाय एक इंजीनियरिंग समस्या की तरह पेश किया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अच्छा, मतलब इसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम बना दिया। ये तो वाकई एक अलग नजरिया था उस वक्त के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। और इसी नजरिए से फिर करीब 9 साल, सोचिए 9 साल लंबी बातचीत चली। तब जाकर 1954 में बैंक ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें ये पूर्वी नदियां भारत को और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को देने की बात थी। लेकिन पाकिस्तान तो पहले पूर्वी नदियों पर भी निर्भर था, जैसा आपने कहा। तो उसकी भरपाई कैसे हुई? पश्चिमी नदियों से पानी अपनी तरफ लाने के लिए नहरें वगैरह बनानी पड़ी होंगी। उसका पैसा वो कहाँ से आया? सही सवाल है। उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता कोष बनाया गया। नाम था इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए और खुद विश्व बैंक, इन सब ने पाकिस्तान को अनुदान यानी ग्रांट और कर्ज दिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मदद मिली। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने भी इसमें करीब 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का योगदान दिया, वो भी 10 किश्तों में। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि 1965 के युद्ध के दौरान भी भारत ने अपनी किश्तें देना जारी रखा। क्या बात है! युद्ध के बीच भी भुगतान? ये तो वाकई उस वक्त के हिसाब से सहयोग की एक बड़ी मिसाल रही होगी। खैर, पैसों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अगर बाद में कोई झगड़ा हो, कोई अनबन हो, उसके लिए क्या सोचा गया था? कोई मैकेनिज्म था? हाँ, उसके लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई गई, परमानेंट इंडस कमीशन। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर होते हैं। वो हर साल मिलते हैं, नदियों से जुड़ा डेटा, जानकारी वगैरह साझा करते हैं और जरूरत पड़ने पर साइट्स का मुआयना भी करते हैं। ठीक है। और अगर कोई विवाद हो जिसे ये कमीशन हल ना कर पाए, तो उसे एक तटस्थ तकनीकी विशेषज्ञ यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट या फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सीओए के पास ले जाया जा सकता है। जैसे भारत की बगलिहार और किशनगंगा परियोजनाओं पर जो विवाद हुए थे, वो इसी प्रक्रिया से सुलझाए गए। तो ये व्यवस्था दशकों तक चली और अक्सर इसे एक सफल संधि भी माना जाता रहा। फिर अब इस पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? अचानक ऐसा क्या बदल गया? देखिए, कई वजह हैं,
एक तो जम्मू कश्मीर की तरफ से आवाज़ें उठीं, वहाँ की विधानसभा ने संधि को रद्द करने या बदलने के प्रस्ताव पास किए। उनका मानना है कि इस संधि की वजह से राज्य में बिजली परियोजनाओं और सिंचाई के विकास में रुकावट आ रही है। राज्य के विकास का मुद्दा। और राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर खासकर 2016 के उरी हमले और फिर 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत में भी संधि की समीक्षा की मांग बहुत तेज हो गई। यहाँ तक कि ऐसे बयान भी आए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हाँ, ये सुना था। भारत अब अपने हिस्से की जो पूर्वी नदियां हैं उनके पानी का पूरा इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है, जैसे शाहपुरा कंडी बांध जो शायद 2024 में पूरा हो गया और उज बांध परियोजना मार्च 2025 में। तो जैसा कि सूत्र बताते हैं, भारत ने रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से पूरी तरह रोक दिया पूरी तरह। हाँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत की पश्चिमी नदियों पर जो परियोजनाएं बन रही हैं, जैसे राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, उन पर लगातार आपत्ति जताता रहा है। वो विश्व बैंक के पास भी गया है इन मुद्दों को लेकर। और हाल में पाकिस्तान की एक परियोजना है कच्छ के पास, LBOD यानी लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। उसको लेकर भी चिंता जताई गई है कि उससे भारतीय इलाके में बाढ़ और खारे पानी का प्रदूषण फैल सकता है। यानी दोनों तरफ से चिंताएं भी हैं और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। सबसे ताज़ा घटनाक्रम क्या है इस मामले में? लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए एक नोटिस भेजा था। भारत का कहना था कि पाकिस्तान की कुछ कार्रवाइयां संधि की जो मूल भावना है उसके खिलाफ हैं। अच्छा, बातचीत का नोटिस। हाँ, और फिर जैसा कि स्रोत बताते हैं, अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए संधि को निलंबित मतलब सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। आज एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर खड़ी है। दशकों तक इसने पानी को लेकर बड़ी संघर्ष टाले, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन बदलती जरूरतें, बढ़ता राजनीतिक तनाव और अब इसका निलंबन, इसके भविष्य पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ सोचने वाली बात यह है, एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 1960 में बनी ये संधि आज के दौर की जो हकीकतें हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर, दोनों देशों की पानी की बढ़ती ज़रूरतें, बिल्कुल बदला हुआ राजनीतिक माहौल, क्या ये संधि इन सबको संभालने में सक्षम है? या फिर इस क्षेत्र में स्थायी शांति और जल सुरक्षा के लिए शायद एक पूरी तरह से नई सोच की ज़रूरत है, शायद एक नए और ज़्यादा व्यापक जल बंटवारे के ढांचे की ज़रूरत है?